ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें दोनों एमी एंटी साइड प्रेजेंट है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स इज, तो उन्होंने ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है। अगेन ये एनसीईआरटी से कितने ब्रोमो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है कि हमें रिस्पेक्टिवली आर उसने आपसे पूछा है। यहाँ पर कोल्ड H2SO4 लिखा हुआ है और यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है। ये आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग है, स्ट्रेन्ड है, तो कोई ना कोई इसको ओपन करेगा। तो अब या तो Br माइनस ओपन कर सकता है। हेलो बच्चों, लेट्स सी फ्यू गुड क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जेई मेन के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके जेई एडवांस के भी हो सकते हैं। इसमें हम लोगों ने वो क्वेश्चंस स्पेशली सेलेक्ट किए हैं जो अच्छे हैं, अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, ऐसा नहीं है सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रिटी सिंपल हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन हाइड्रोकार्बन्स। देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए जरा, ये आपका यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है किस शिफ्ट में आया, किस डेट को आया था, 2023 में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशंस विल बी द मोस्ट स्टेबल, ये आपसे पूछा गया। तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है कंफर्मर्स और रोटा, जिनको हम रोटामर्स भी बोलते हैं, उनमें स्टेबिलिटी हम बड़े आराम से जज कर लेते हैं। तो ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें दोनों एमी एंटी साइड प्रेजेंट है। यहाँ पर एमी आपके एक्लिप्स स्टेट में है। एक्लिप्स स्टेट में होंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दीज ग्रुप्स। एमी के बीच में एच के इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। ये गॉश दिया हुआ है आपको और यहाँ पर आप देखें तो दिस इज पार्शियली एक्लिप्स। तो इसमें और इसमें बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ एमी को जस्ट एक्लिप्स कर रहा है और यहाँ पर एमी एच को एक्लिप्स कर रहा है। इट इज लाइक दिस। तो आप खुद देखिए, इसमें पूछा है सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल वाली सिचुएशन ये होगी बिकॉज यहाँ पे आपका मिनिमम रिपल्शन होगा इन ग्रुप्स के बीच में। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो कि स्टैगर्ड फॉर्म है। इसको हम स्टैगर्ड भी बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। तो स्टैगर्ड वाला आपको पता है वो सबसे स्टेबल होता है। Now let's move on to the next question. What it says, in the following reaction X is, तो उन्होंने ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है। अगेन ये एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चन उन्होंने सीधे दिया हुआ है, जहां पर एक एल्केन है और उसको एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो आपको पता है इस ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हम हीट करते हैं इसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में, तो आपका आइसोमराइजेशन हो जाता है। सो यहाँ पर बोला जाता है 2 मिथाइल, और इसको नोटिस करें तो ये क्या हो गया आपका पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ये एक्चुअली में फॉर्म होते हैं। बट अगर आप इफ यू पे अटेंशन टू द ऑप्शंस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन तो दिया नहीं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन ये फॉर्म होते हैं। और भी माइनर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट व्हाट, मेजर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर 2 मिथाइल पेंटेन, बाकी सब में देखिए ये हो नहीं सकता, यहाँ पे क्लोरीन आकर के जुड़ गया है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे डी में आपका क्या हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सी। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी थ्योरी में दिया हुआ है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन, ध्यान रखिएगा ये फॉर्म होते हैं आपके, एज वेल एज सम माइनर प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड। Now the next question, what it says, the major product P formed in the given reaction is, तो आपको ये एरोमेटिक रिंग दी हुई है, राइट, उस पे ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। एंड देन दे हैव यूज्ड एनहाइड्रस AlCl3। आपको पता है AlCl3 इट वर्क्स एज अ लुईस एसिड। सो व्हाट इट विल डू, ये Cl को खा जाएगा, AlCl4 माइनस बनाएगा एंड विल लीव पॉजिटिव चार्ज हियर, मतलब आपका यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, नाउ यू हैव दिस एरोमेटिक सिस्टम, और एरोमेटिक सिस्टम अपने पास किसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को बुलाते हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पार्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और हमें पता है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज फेवर्ड ओवर व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, उससे ज्यादा फेवर्ड होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा एंड इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस एरोमेटिक
रिंग, एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। तो अगर हम नंबरिंग करें जरा, यहां पे अगर हम इस कार्बोकेटाइन को बना करके इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे, देखिए नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह ये आकर के यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, अच्छी बात है। 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग्स आपकी क्या होती हैं, स्टेबल होती है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि जो OCH3 ग्रुप है, सिंस इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को मोटिवेट करेगा कहां पर आने के लिए, या तो अपने ऑर्थो पे आने के लिए मोटिवेट करेगा, बट ऑर्थो में देयर इज अ क्राउडिंग, आप देख सकते हैं OCH3 ग्रुप है, ये थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए अटैक करना। यहां पैरा में क्राउडिंग नहीं है। और दूसरा NO2 को भी अगर आप नोटिस करें तो NO2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आना चाहिए, मेटा पे। तो एक तरह से ये पोजीशन कैसी पोजीशन है, रीइंफोर्स पोजीशन है, दोनों लोगों के हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए, तो ये फेवर्ड होगा, ये एक अच्छी बात होती है। और ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हैं, यहां भी अगर आप नोटिस करें तो ये भी क्लियर हो रहा होगा, भाई यहां भी तो H लगे हुए हैं, तो एक तरह से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, और एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑब्वियसली, तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन सबसे बेस्ट सिचुएशन बन रही है जहां पर आप इलेक्ट्रोफाइल को ले जाकर के कनेक्ट करें। सो इन दिस केस यू विल मेक एन इलेक्ट्रोफाइल, यहां कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं यहां पर शो कर देता हूं इसे। तो पहला स्टेप हो जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाता है, डी प्रोटोनेशन हो जाता है। तो ये रहा OCH3 एंड देन यू हैव NO2 ग्रुप, दिस इज विद यू, और ये रहा 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर, तो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और ये रहा 5, इसको ऑब्जर्व करिए, 5th, और यहां पर 6th पर एक Me ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर, यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया। तो बस सिंपल है, आप क्या करेंगे, आपको पता है कहां पर उसे कनेक्ट करना है। तो पहला स्टेप यहां पे जुड़ेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, बाद में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो यहीं से हम इसे उठा करके कनेक्ट कर देंगे। सो मैं इसको डैश लाइन से यहां पर शो कर देता हूं, तो इट विल बी लाइक दिस, ये कनेक्ट होकर के प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो इफ यू पे अटेंशन टू द ऑप्शंस, देखिए ऑप्शन ए को अगर हम नोटिस करें तो उसने क्या करा है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को इधर अटैक करा है। तो जैसा मैंने बोला ये उतना फेवर्ड नहीं होगा क्राउडिंग की वजह से, फिर ये नहीं हो सकता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसको अगर बी को ऑब्जर्व करें तो इसमें CH3 आपका यहां लगा हुआ, जबकि हमारा CH3 यहां लगा होना चाहिए। बाकी देखिए यहां पे इन्होंने क्या बनाया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। देन इसको देखें, देखिए हमारे ऑप्शन से ये वाला मैच कर रहा है, डी वाला, विच इज NO2 OCH3, और ये यहां पे कनेक्ट होकर के आपका क्या बना देगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। सो ये एक तरह से इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। एरोमेटिक रिंग दी हुई है और मान लीजिए उसी में आपको साइड चेन की तरह साइड चेन दी है और उसमें क्लोरीन ग्रुप लगाया हुआ है, या ऐसा कोई हेलोजन लगाया जिसको हम हटा करके वहां कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो यू नीड टू पे अटेंशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर ही। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Then next question was number of bromo derivatives obtained on treating ethane with excess of Br2 in diffused sunlight। तो उसने क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि कितने ब्रोमो डेरिवेटिव्स मिलेंगे अगर हम इथेन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एक्सेस Br2 के साथ, इन सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नॉर्मल सनलाइट होती है उसके कंपैरिजन में इंटेंसिटी जो होगी वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। सो व्हाट विल हैपन, लिखते हैं फटाफट, इथेन बना लेते हैं पहले हम लोग। इथेन आप लोग जानते ही हैं, CH3। अब उसने कहा है सारे कितने ब्रोमो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। यहां ध्यान देने की जरूरत है, यहां क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है कि हमें मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमें सारे पॉसिबिलिटीज देखने होंगे कि जितने यहां पर H हैं वो हम ब्रोमीन से रिप्लेस कर लें। तो मोनो भी बन सकते हैं, डाई भी बन सकते हैं, ट्राई भी बन सकते हैं, टेट्रा भी बन सकते हैं, पेंटा भी बन सकते हैं, हेक्सा भी बन सकता है, सारे पॉसिबल हमें बताने हैं। और ये एक्सेस लिखने का पर्पज ही ये है कि आप उस दिशा में सोचें। तो एक्सेस का मतलब ये हो गया। तो अगर हम मोनोब्रोमो डेरिवेटिव की बात करें तो आप एक ही बनाएंगे, वो तो बहुत सिंपल है, किसी भी जगह कनेक्ट कर दीजिए Br को, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, ये आ गया आपका यहां पर। अब अगर हम मोनो के बाद डायब्रोमो डेरिवेटिव की बात करें तो क्या क्या बन सकता है। अब इस वाली की सिचुएशन में आपका ये बन सकता है कि दोनों ब्रोमीन आपके अगल बगल लग जाए,
भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, आप लोग जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका ब्रोमीन यहां जुड़ जाए या यहां जुड़ जाए, हमें तो पॉसिबिलिटीज देखनी है। या एक और हो सकता है विच इज CH और एक ही कार्बन पर दोनों Br लग जाए, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो ये आपका बन गया। तो अगल बगल या एक ही कार्बन पे लगा दिए, तो ये आपके डाइब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म हो गए। अब हम ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो देखिए फिर से क्या क्या बन सकता है। ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव में आप क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, एक ही कार्बन पे तीनों लग जाए आपके, तो मैंने ब्रोमीन यहां लगा दिया, यहां ब्रोमीन लगा दिया, यहां ब्रोमीन लगा दिया, और ये रहा CH3। अब तीन एक कार्बन पर लगे हो, ऐसा भी हो सकता है कि दो एक कार्बन पे हो और एक बगल वाले कार्बन पे हो, तो वी कैन राइट दैट वन एज वेल। तो ये आ जाएगा CBr और H, और ये रहा आपका CH2Br। ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो गई। तो 3 1 2 1, अब 1 3 जैसे ही करेंगे इट विल बी रिपीटेड। आप कहेंगे कि अगर हम इसे 1 कर दें और यहां पर 2 कर दें, सॉरी, ये 3 1 हो गया एंड देन वी हैव 2 और 1 हो गया। इसके अलावा अगर आपने फिर से इसको उधर मूव करने की कोशिश करी, तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल इसी के साथ रिपीट हो जाएगा, जहां पर कार्बन पे 2 ब्रोमीन और बगल वाले कार्बन पे 1 ब्रोमीन हो जाएगा, और फिर अगर तीनों उधर ले जाओगे तो इसके साथ रिपीट हो जाएगा। तो मतलब आपका यही कॉम्बिनेशन बन पाएगा किसमें, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव में। अब अगर हम टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव की बात करें, तो फिर से देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिचुएशन क्या क्या आ सकती है। एक ही कार्बन पे तीनों ब्रोमीन लग जाए और ये आपका फॉर्म हो जाए CH2Br। तो आपने 4 जोड़े हैं इस बार, तो 3 एक वाली सिचुएशन हो गई। फिर आपके दिमाग में आएगा कि हम एक ये सिचुएशन भी बना सकते हैं, ये आ गया Br और ये रहा H, और देन वी हैव Br एंड देन वी हैव H। तो 3 1 वाला कॉम्बिनेशन बना, 2 2 कॉम्बिनेशन बन गया। फिर से जब आप करेंगे, फिर इस Br को यहां पर लेकर के आएंगे, तो फिर से वो इसी के साथ क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा, 1 3 वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये आपका बन गया टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव। अब हम पेंटा ब्रोमो डेरिवेटिव्स की अगर बात करें, तो लेट्स गेट इनटू दैट आल्सो। पेंटा ब्रोमो डेरिवेटिव में आपने क्या करा, तीनों ब्रोमीन एक कार्बन पर लगा दिए और यहां पे ब्रोमीन लगाया, एक ब्रोमीन ये रहा और ये रहा। अब पेंटा ब्रोमो डेरिवेटिव तो आपका एक ही बनेगा, क्योंकि आपको एक कार्बन को तीनों ब्रोमीन से ऑक्यूपाई करना है, उसके बाद बचा एक कार्बन, अब उस पर 2 Br करेंगे। इसके अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, आप Br को इधर लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से इसी के साथ क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और हमें बात ध्यान रखनी है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो वो तो हमें याद रखना ही रखना है, और एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है। ये पेंटा ब्रोमो डेरिवेटिव हो गया। अब हेक्सा में भी एक ही बनेगा, सारे H आपने किससे रिप्लेस कर दिए, ब्रोमीन से। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर। तो ये हमारे पास हेक्साब्रोमो डेरिवेटिव। तो एक ये था मोनो, ये था सॉरी मोनो, ये था, ये हो गया आपका डायब्रोमो, ये हो गया ट्राइब्रोमो, ये हो गया टेट्राब्रोमो, ये हो गया पेंटाब्रोमो, और ये हो गया आपका हेक्साब्रोमो। तो अब हम इससे चाहे तो काउंट कर सकते हैं, देखिए कितना काउंट करने पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 यहां पर फॉर्म होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो था विद एक्सेस ऑफ Br2 इन डिफ्यूज सनलाइट व्हिच इज 9। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सोच के करना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको कॉम्बिनेशंस बैठाने थे, बाकी क्वेश्चन वाज प्रीटी सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। देखिए अभी हम लोगों ने कंफर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करा था, अब उन्होंने यहां पर इथेन दिया है और इथेन का स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स बोल रहा है आर। उसने पूछा है वो एक दूसरे के क्या हैं। तो अगर हम स्टैगर्ड इथेन की बात करें, तो आपको पता है इथेन इज CH3 एंड देन वी हैव CH3। इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन बोल देते हैं, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर से खड़े होकर के देख रहे हैं। अगर हम स्टैगर्ड की बात करेंगे तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम एक्लिप्स्ड की बात करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ये रहा, ये सिचुएशन आपकी क्रिएट होकर के आएगी। अब स्टैगर्ड और एक्लिप्स की अगर हम बात करें, तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के, इफ यू पे अटेंशन टू द ऑप्शंस, समझ में आ रहा है मिरर इमेज तो हो ही नहीं सकते, ऑब्वियसली पॉलीमर तो नहीं है, ये कन्फर्मर्स कहलाते हैं, या रोटामर्स भी बोलते हैं इन्हें हम लोग, एनएंशियोमर्स भी आपको पता है नहीं है यहां पर। तो बचा कौन सा ऑप्शन, विच इज रोटामर्स। एनएंशियोमर अगर आपको ऑब्जर्व
करना है तो भाई कायरल तो कम से कम ढूंढो उसमें कुछ, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, किसी कार्बन पे कोई भी कायरलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा रोटामर्स हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, कन्फर्मर्स हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। यहां पे डाईहेड्रल एंगल की बात करें तो आप जानते ही डाईहेड्रल एंगल, इस केस में कैसे निकालते हैं, इनके इनके बीच के एंगल को हम बोलेंगे डाईहेड्रल एंगल। यहां पे डाईहेड्रल एंगल जैसे आपका 0 है, और यहां पे डाईहेड्रल एंगल अगर हम निकालेंगे विच इज द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द प्लेन्स। बेसिकली डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, एंगल प्रेजेंट बिटवीन द प्लेन्स। तो ऐसे आप देख सकते हैं, एक आगे वाला प्लेन होगा जिसमें एच लाई कर रहा है, एक पीछे वाला प्लेन है उसमें एच लाई कर रहा होगा, तो उनके बीच के एंगल को बेसिकली डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, विच इज कितना है, 60 डिग्री है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो रोटामर्स या कन्फर्मर्स बोल सकते हैं इन्हें। और ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर इनको आइसोलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जो एनर्जी बैरियर होता है, क्योंकि ये स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, आपको समझ में भी आ रहा है, यहां पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहां पर आपका रिपल्शन कम होगा। तो स्टैगर्ड वाला जो होता है वो एक्लिप्स से क्या होता है, आपका ज्यादा स्टेबल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जो अनस्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई होगी, और जो स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, गिरी हुई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इट सेज, अरेंज द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए कंफर्मेशन पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है। तो उसने इस बार ब्यूटेन लिया हुआ है, तो ब्यूटेन हम जानते हैं, ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब आगे आपको CH3 बिल्कुल इथेन जैसा ही है, इथेन में बस क्या होता है, यहां पर H लगे होते हैं। इफ यू पे अटेंशन, भाई ये H हटाकर उन्होंने CH3 तो लगा दिया है, तो हमें यहां पर स्टडी करना है कि उसमें क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो देखिए इसमें ये आपका एंटी फॉर्म है, स्टैगर्ड है, कंप्लीटली स्टैगर्ड हम बोलेंगे इसे, या एंटी फॉर्म बोल देंगे, सब एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिपल्शंस कम होंगे। ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड, दिस इज एक्लिप्स्ड, दिस इज स्टैगर्ड। ये डॉट आपका आगे वाला कार्बन होता है, और ये जो सर्कल से हमने रिप्रेजेंट करा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैंने इसको 1 बोला है, तो ये बेसिकली फर्स्ट कार्बन हो गया डॉट, और ये जो सर्कल वाला आपने शो करा है दैट इज द पीछे वाला कार्बन। आप यहां से खड़े होकर के क्या बना रहे हैं, कंफर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं। स्टैगर्ड हो गया, एक्लिप्स्ड हो गया। इधर आते हैं, इधर देखिए, ये हो जाएगा आपका गॉश वाला फॉर्म। यहां पे CH3 के बीच में एंगल जो है दैट इज एक्चुअली हाउ मच, 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका गॉश, ठीक है। फिर इसके बाद इधर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड ये भी है, बट हम पार्शियली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले वाले से अगर हम सेकंड वाले से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें CH3 को कवर कर रहा है, H को कवर कर रहा है, जबकि यहाँ पे CH3H को और CH3H को कवर कर रहा है। तो इस वाले केस में ऑब्वियसली ज्यादा रिपल्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसने आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो पहले तो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं, उसी का ठीक उल्टा कर देंगे। वन विच इज मोर स्टेबल विल हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी, वन विच इज लीस्ट स्टेबल विल हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल, मैं पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं, देन वी विल गेट इनटू दिस। स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर लिखेंगे, स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा। फिर उसके बाद अगला अगर हम देखेंगे तो ये गॉश वाला होगा विच इज 3। फिर हम अगला देखेंगे तो ये हो जाएगा विच इज 4, और फिर हम लास्ट में देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, उसका ऑर्डर ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑर्डर विल बी फर्स्ट एंड देन इट विल बी 3 एंड देन इट विल बी 4 एंड देन इट विल बी 2। तो 2 4 3 1 हमको देखना है, 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द P इज, तो उसने आपको ये साइक्लिक हैलाइड दिया हुआ है, उसको ट्रीट कर रहा है किससे, मैग्नीशियम से और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आप लोग जानते हैं बहुत फेमस रिएक्शन है, जब हम RX को रिएक्ट कराते हैं Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RMgX। एंड द पर्पस ऑफ टेकिंग हेयर ड्राई ईथर, ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ड्राई लेने का यहाँ पे पर्पस ये होता है कि अगर हम ड्राई नहीं लेंगे तो ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनते हैं, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो फॉर्म होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ये जो RMgX बना, इसमें R पे डेल्टा माइनस और Mg पे डेल्टा प्लस, तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये साइकिल के साथ MgCl बन जाएगा। तो A बनाना तो बहुत आसान है, देखिए हम क्या लिखेंगे, A हैज टू बी दिस थिंग, ये रहा, एंड देन वी हैव MgCl, ये बना। अब ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं, आप जानते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इसकी वजह से जिस कार्बन के साथ वो कनेक्टेड उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करे जाते हैं। एक वो कैटेगरी होती है जहां पर हम बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा आयनिक होते हैं, सब्सटेंशियल आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है कार्बन और मेटल के बॉन्ड्स में। स्पेशली ये हम ग्रुप 1 के जो एल्कली मेटल्स तो उनके साथ देखते हैं, जैसे RNA RLi हो गया, राइट। RMgX फिर एक होता है जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर जैसे R2 कैडमियम या R2CuLi, अगर आप लोगों ने सुना हो गिलमैन रिएजेंट, तो वहां पर एक्चुअली में कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होता है, और ये जो ग्रिग्नार्ड होते हैं ये इन लोगों के बीच में लाई करते हैं, तो दे आर इजी टू बी हैंडल्ड। जो आयनिक कैरेक्टर जिनमें बहुत ज्यादा होगा उनको हैंडल करना मुश्किल होगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे। जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत कम होगी, तो वो बहुत कम आपका रिएक्शन शो करेंगे। ये ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है और हम इनको मैनेज भी कर सकते हैं रिएक्शन कंडीशंस में। सो इन दिस केस R माइनस, तो सो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाई डू वी टेक ड्राई, बिकॉज R माइनस है ना, अगर हम इसको पोलराइज करें तो R माइनस बनेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर हम इसका कॉन्जुगेट एसिड थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, तो R माइनस कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, बाय कनेक्टिंग H प्लस, तो RH बनेगा। अब कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि एल्केन एसिड की तरह बिहेव करते हैं, नेवर, क्योंकि वो बिहेव ही नहीं कर सकते। अब सोचो उससे अगर हमने H प्लस निकाल लिया, तो कॉन्जुगेट्स हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा H प्लस हटाने के बाद वो वीक बेस बनेगा, और अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट जब बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अब एल्केन विच आर नॉट एसिडिक बट व्हाट यू हैव डन, आपने उनको मजबूर कर दिया उनसे H प्लस निकालने के लिए, तो जो R माइनस बनेगा वो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम ड्राई कंडीशन नहीं लेंगे, मॉइस्चर कहीं से आ गया, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस किसी भी ऐसे H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और क्या बना देंगे, वापस से एल्केन बना देंगे, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब। तो यहां पर आपका डेल्टा माइनस और ये रहा डेल्टा प्लस, उसने इथेनॉल दिया हुआ है। इथेनॉल का फॉर्मूला अगर आप लिखें तो C2H5OH होता है, और यहां H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। वाटर से और एल्कोहल में दोनों में हम देख रहे हैं कि H के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक। सिंस दे आर स्ट्रांगली बेसिक, व्हाट दे विल डू, ये खा जाएंगे इस H को, और वापस आपका फिर से यही बन जाएगा विच इज साइक्लोपेंटेन, नॉट फिर से, यहां पे क्लोरीन लगा हुआ था, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर माइनस, इसने क्या करा, इसके एसिडिक H को खाया, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस का मैंने इंटरेक्शन कराया, और यहां पे जब H जुड़ जाएगा ये हट गया आपका, यहां फॉर्म होगा MgCl और OC2H5 वाला पार्ट Mg के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा D। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आप जरूर इस पर ध्यान दें, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और इसमें अक्सर क्वेश्चन जेई मेन में भी आ चुका है, जेई एडवांस में भी पूछा जा चुका है, ऑब्वियसली सेम नहीं बदल करके, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और ड्राई का पर्पस क्या है उसको भी हमेशा याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इट सेज, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, ये उसने आपको दिया हुआ है, और MO2O3 दिया है, मॉलिबेंडम का ऑक्साइड दिया है, 773 केल्विन और 10 से 20 ATM के बीच में प्रेशर डाला हुआ है। तो अब ये इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। अगेन ये NCERT में दिया हुआ है एरोमेटाइजेशन, वहां पे आप
सिर्फ मॉलिबेडनम का ही ऑक्साइड नहीं, आप क्रोमियम का ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, वेनेडियम का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रिएक्शन याद हो, नहीं याद है तो याद रखिएगा, Cr2O3 ले लें या आप V2O5 ले लें। अगर आपका 6 कार्बन से बड़ा एल्केन है, 6 या 6 से बड़ा एल्केन, तो उस केस में आपका एरोमेटाइजेशन हो जाता है, रिफॉर्मिंग हो जाती है, H2 निकल जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और आपका साइकिल का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहां पे अगर हम नोटिस करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन और एक इसमें यहां पे CH3 लगा है। अगर ये क्वेश्चन में सिर्फ ये ना दिया होता, 6 कार्बन का ही एल्केन दिया होता, तो उस केस में आप क्या बना देते, बेंजीन को फॉर्म कर देते। बट यहां पर उसने मिथिल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट करा हुआ है, तो इसलिए अब आप क्या बनाएंगे, टोलुइन बनाएंगे, विच इज एरोमेटिक रिंग के ऊपर आप CH3 ग्रुप कनेक्ट करके लिखेंगे। तो ये रिएक्शन में ये रिएजेंट इसके अलावा भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। सो आई होप this is clear. Let's move on to the next one. What it says, the dihedral angle. देखिए अभी हम we were talking about dihedral angle, ये क्वेश्चन भी आ गया। Dihedral angle in staggered form from the Newman projection. Staggered from the Newman projection. Staggered form हमें बनानी है 111 ट्राइक्लोरोइथेन। तो सबसे पहले तो हम इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। सो 111 ट्राइक्लोरोइथेन आपको दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 क्लोरीन आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, और ये रहा आपका इथेन, 2 कार्बन का ये बना दिया और 3 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब उसमें कह रहा है कि इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाओ, तो अब वही हम इसको कार्बन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, आप चाहे तो उसे भी बोल सकते हैं, बस इतना सा फर्क आएगा। अगर आप उसे 1 बोलेंगे तो आपको 3 H आगे दिखेंगे और पीछे वाले कार्बन पर 3 Cl दिखेंगे, सर्कल जो बनाते हैं पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और डॉट पर आप क्या करेंगे, 3 H दिखाएंगे। अगर आप इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1 और इसको 2 बोल रहे हैं तो फिर आगे डॉट जो हम शो करते हैं, फ्रंट कार्बन होता है, उस पे 3 Cl दिखेंगे और पीछे वाले कार्बन पे जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं उस पे 3 H दिखेंगे। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म बनाए तो देखिए जरा क्या होगा, मैं 3 Cl आगे दिखा दे रहा हूं, ये रहा। अब आप यही करेंगे, H को एक दूसरे के ऑपोजिट डालेंगे, तो ये रहा, ये पीछे वाले कार्बन पे मैंने 3 H दिखाए हुए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कई बार क्या करेगा, आपसे कहेगा कि कौन कौन से इसकी करेक्ट कंफर्मेशन पॉसिबल है, और मेंशन नहीं करेगा विच इज द फर्स्ट कार्बन, विच इज द सेकंड कार्बन। तो ये JEE एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। अगर आपने इसको 1 और इसको 2 बोला है तो इस तरह की सिचुएशन बनकर के आएगी। और अगर उल्टा कर देते, सपोज कोई कहता मैं नहीं बोलूंगा इसको 1 और इसको 2, मतलब आप जहां से खड़े होकर के देख रहे हैं 1 और 2 में, आपने इस बार 1 हम किसे बोल देते हैं, जहां से हम खड़े होकर के ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सिचुएशन हो गई। यहां पे 1 कैसे डिफाइन हुआ है, यहां पे खड़े होकर के देख रहे हैं, तो आप आगे वाले कार्बन पे 3 Cl देख रहे हैं जो मैंने शो करे, पीछे जो सर्कल से हमने कार्बन रिप्रेजेंट करा है उस पर आप क्या देखें, 3 H। तो अगर इसका कोई आपसे पूछेगा कंफर्मेशन बनाने को, तो देखिए इस वाले केस में आप कैसे शो करेंगे, आप 3 H शो कर दीजिए आगे और फिर आप 3 Cl शो कर दीजिए, इट विल बी लाइक दिस। तो बोथ आर द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट, कोई बुराई नहीं है, दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी सही है और ये भी सही है रिप्रेजेंटेशन, अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ है। अब स्टैगर्ड, यही हमने बना दिया, स्टैगर्ड फॉर्म में हमें क्या, मैक्सिमम दूरी उनके बीच में रखनी है, यही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नाउ इफ यू पे अटेंशन, अगर आप यहां पे एंगल निकालने की कोशिश करें तो एक ये हो गया आगे वाले कार्बन, और पीछे वाले कार्बन का ये प्लेन हो गया, इस तरह बनेगा आपका कुछ प्लेन, देखिए इस तरह कुछ हो जाएगा, ये रहा और ये, राइट। तो ये है, मतलब स्लाइड करके आगे ले आए तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो ये जो एंगल बन करके आता है, दिस इज डाइहेड्रल एंगल, और ये एंगल आपका कितना बन के आएगा, 60 डिग्री बन करके आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर जो हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इट सेज, मैच लिस्ट विद 1 विद लिस्ट 2। तो आपके ये रिएजेंट्स दिए हुए हैं, और ये उसने लिखा है यूज के लिए या प्रिपरेशन के लिए या कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए यूज, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो लेट अस चेक। अल्कोहलिक KOH, अब अल्कोहलिक KOH नाम सुनते ही आपको पता है वो किस लिए यूज करा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हम करते हैं। तो लेट्स पे अटेंशन, देखिए कहां पर, यूज फॉर बीटा एलिमिनेशन। तो ए के केस की अगर हम बात करें तो ए वाले केस में आपका आंसर हो जाएगा 3।
पैलेडियम विद BaSO4 लिंडलार्स कैटलिस्ट, यहां पर हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं और एल्कीन वाली स्टेज पे ही रोक देते हैं क्योंकि पैलेडियम को हम पॉइजन कर देते हैं बेसिकली। तो एज अ रिजल्ट आपका वहां पे H जो कनेक्ट होते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लिंडार्स कैटलिस्ट में जो H कनेक्ट होते हैं वो आपके सेम साइड से ऐड होते हैं। तो एल्काइन अगर आपका है तो आपने अगर उसको लिंडार्स कैटलिस्ट से ट्रीट करा हुआ है तो H जब आप इसका एल्कीन जब बनाएंगे पैलेडियम विद BaSO4 से, तो जो H आपके प्रेजेंट होंगे दे आर गोइंग टू बी ऑन द सेम साइड। सो आगे बढ़ते हैं। खैर उसने ये नहीं पूछा है, तो ये हो गया 3 पैलेडियम विद BaSO4, दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, सो वी कैन पुट 4 इन फ्रंट ऑफ दिस। एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन को हम कंप्लीटली जब क्लोरिनेट कर देते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब उसने क्या क्या दिया है, ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। वहां पे आप बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी खत्म करते हैं और उसमें आप क्या कनेक्ट करते हैं, क्लोरीन कर देते हैं कनेक्ट, तो आपके हर जगह एक 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 Cl और बाकी जो H है वो तो है ही, Cl आप क्या करते हो, हर कार्बन पे ऐड कर देते हो, इसीलिए इसका नाम हेक्साक्लोराइड आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन किससे मैच करेगा, सेकंड के साथ एडिशन रिएक्शन करा देते हैं, जो कि ऑब्वियसली एरोमेटिक रिंग उतना ज्यादा फेवर नहीं करती, बट हम कराते हैं XaCl2 डाल करके। नाउ व्हाट इज देयर, पॉलीएसिटाइलिन। तो पॉलीएसिटाइलिन एक पॉलीमर है। अब देखिए वैसे ही अगर आपने इतना कर लिया तो ये वाला पार्ट तो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 के लिए आप श्योर हैं, तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। वैसे आप ध्यान रखिएगा पॉलीएसिटाइलिन को यूज करा जाता है इलेक्ट्रोड्स, जो बैटरीज की इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनके लिए इसे यूज करते हैं, रिलेटिवली चीपर होता है, कंडक्टिंग भी होता है। तो 3 4 2 1, तो अब आप देखिए 3 4 2 1 किसके साथ मैच कर रहा है, 3 4, ए का 3 दिया है, बी का 4 दिया है, सी का 2 दिया है एंड डी का 1 दिया है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था, बड़े आराम से आप इसको मैच कर सकते थे और स्टडी कर सकते थे। देखिए 3 तो पहला वाला तो मैच हो ही गया, आपको पता ही होता है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। अब बी इतना तो आई होप सबको पता होता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो बस यहीं से खत्म हो गया है, 3 4 देखने में ही आपको पता चल जाता है डी। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि जब आप क्वेश्चंस करें तो कई बार आप ऑप्शंस की तरफ भी थोड़ी निगाहें दौड़ा लें, इट हेल्प्स टू सेव अवर टाइम रेदर देन कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देखिए 2 ऑप्शन देख के ही पूरा क्वेश्चन कर सकते थे, बाकी सबके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी अगर आप श्योर हैं, ये ऑप्शंस देख के ही पता चल गया था। सो इन दैट वे यू कैन सेव योर टाइम, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना होगा और सब्जेक्ट्स के लिए। सो दे हैव गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, ये उन्होंने दिया है Br2 सनलाइट, एल्कोहलिक KOH, ओजोन, डाइमिथिल सल्फाइड दिया हुआ है NaOH। तो ये तो आपको पता है रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, डाइमिथिल सल्फाइड की प्रेजेंस में ओजोन क्या रिडक्टिव ओजोनलिसिस शो करता है। या जिंक भी हम आपको याद हो तो जिंक भी हम यूज करते हैं, O3 विद जिंक विद वाटर यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस के लिए रिएजेंट यूज करा जाता है। ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, वो भी आप लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ब्रोमीन आपका जुड़ जाएगा। एल्कोहलिक KOH आपको वो भी पता है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन के लिए यूज करा जाता है, वहां पे एलिमिनेशन करके आप एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उन्होंने एल्कीन को तोड़ा होगा, डबल बॉन्ड OI होंगे आपके, और NaOH एक्वस प्लस हीट, इसका मतलब ये आपका जरूर क्या करना चाह रहा है, एल्डोल कराने की कोशिश कर रहा है, जो देख करके समझ में आता है। अब आप इस ऑप्शन को देखो और ये लग भी रहा है, देखिए ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, भाई अल्फा पोजीशन इसको बोलते हैं, CHO ग्रुप के रिस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके बाद वाली को बीटा बोलेंगे। तो एक तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ये बनते भी हैं जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करा देते हैं। तो उसमें करना कुछ नहीं होता है, इसको यहां से ब्रेक करिए जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर ऑब्जर्व करिए, अब हम उल्टा चलना पड़ेगा ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में, ये रहा ये और यहां पर आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड देन यू हैव H हियर और फिर CHO हो जाएगा। तो अगर हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6, तो लेट्स डू दैट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो हमने एकदम सही बनाया। तो अगर आपको इस तरह कोई एल्डोल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको एल्डोल कंडेंस प्रोडक्ट दे देगा और उसके बेसिस पे आपसे पूछ सकता है कि बताइए भाई किसके किसके बीच में रिएक्शन करा के ये कंपाउंड फॉर्म किया गया है। तो बहुत सिंपल होता है, जहां पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है उसको क्लीव करिए और क्लीव करने के बाद एक जगह O डालिए और जो CHO ग्रुप है
उसके बगल वाले कार्बन पर O नहीं डालना है, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या CH2 आएगा। भाई यही रिएक्शन होती है, अगर आप लोगों को याद हो, इसी तरह करा जाता है। डबल बॉन्ड O ले लेते हैं और दूसरे का हम क्या ले लेते हैं, 2H ले लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में H2O हटा करके वहां पे डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो इफ यू पे अटेंशन, तो यहां पर ये इस तरह होता है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होती है। तो देखिए, खुद ऑब्जर्व करिए, खुद ब खुद आपको दिख जाएगा कि C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पे 2H होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। एक ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था। तो यहां तो हम पहुंच गए। तो अब हमने ये कर लिया, मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई इसको हम जब NaOH विद एक्वस से ट्रीट करेंगे तो एक्चुअली में ये बन जाएगा। अब ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, आपको पता है रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, तो आपको अगर उससे वापस से एल्कीन बनाना है तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड्स को कनेक्ट कर देंगे। तो अब डबल बॉन्ड कौन सा है, CHO में ही डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड हटा करके ही हम क्या करते हैं, डाल देंगे बॉन्ड को एक्सटेंड करके। भाई ओजोनलिसिस करने में क्या होता है, O बीच में आ जाता है। तो अब ये प्रॉपर अगर आप इसे लिखेंगे तो ये 6 मेंबर्ड ये बन जाएगा, ये रहा। इसकी अगर आप ओजोनलिसिस करेंगे तो देखिए यही बनेगा, दिस विल बी फॉर्म्ड, यही आपका फॉर्मेशन होगा। तो यहां पहुंच गए एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH क्या हेल्प करता है आपका एल्कीन बनाने में, किससे, ब्रोमिनेशन की हेल्प से। तो जरूर यहां कहीं ब्रोमीन होगा, तभी आपने H हटाया होगा, Br हटाया होगा अगल बगल पोजीशन से, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, 1,2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब उसने ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किया, यहां ब्रोमीन जोड़ा है, तो इसका मतलब जरूर ये कंपाउंड है वो, क्योंकि इसका ब्रोमिनेशन करेंगे। अब देखिए बैक कैलकुलेशंस, ये गया एल्कोहलिक केवल से ये बना, रिडक्टिव ओजोनलिसिस से ये बना, फिर उसके बाद आपका NaOH एक्वस प्लस हीट के साथ आपका क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो आप देख सकते हैं किससे ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, A से मैच कर रहा है। सो A इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। गुड क्वेश्चन, जहां पे आपको रेट्रो चलना था और स्टडी करना था। देखिए आगे, द मेजर प्रोडक्ट A ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन हैज, उसने आपसे पूछा है कि जो भी मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा उसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 27 डाइमिथिल 26 ऑक्टाडाइईन। तो पहले वी नीड टू मेक दिस स्ट्रक्चर। ऑक्टाडाइईन की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 6। तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे आ गया, थर्ड 4 5 6 यहां पे आ गया। तो ये 2,6 ऑक्टाडाइन हो गया। अब 2 पोजीशन पर आपको एक मिथिल ग्रुप लगाना है, मैं C सिर्फ लिख दे रहा हूं। 3 4 5 6 7 एक यहां पे लगाना है। बड़ा सिमेट्रिकल सा ये स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट है, और इसको H प्लस के साथ ट्रीट कर रहा है और पूछ रहा है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। तो आप H प्लस का अटैक कराइए सबसे पहले तो, राइट। तो H प्लस का जब यहाँ पे अटैक कराएंगे तो किसी भी जगह करा दीजिए, एकदम आइडेंटिकल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो H प्लस का अटैक कराएंगे तो आप यहां H को जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा। भाई इस बॉन्ड को आप पोलराइज करिए, H प्लस की प्रेजेंस में बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, जो रिएजेंट की प्रेजेंस में आपका मल्टीपल बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है। तो H प्लस को जब जैसे जैसे इसके पास लाते जाएंगे पोलराइजेशन शो करेगा। तो आप यहां पर माइनस रखेंगे, यहां प्लस रखेंगे, और H को यहां जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी 3 डिग्री। तो एक मैं वही लिख देता हूं C, एंड देन वी हैव डबल बॉन्ड C। सो वी हैव 1 2 3 4, इसके बाद है 1 2 3, ये बीच में 3 कार्बन और आ गए, और फिर यहां पर C, और फिर यहां पे आ गया C प्लस। मैं ऐसे क्यों शो कर रहा हूं अभी आपको समझा दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये हो गया। और पॉजिटिव चार्ज आपका यहां आया है, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, दिस इज व्हाट 3 डिग्री कार्बोकैटायन, व्हिच इज अ गुड थिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आएगी और प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी आएगी। नाउ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर विद यू, यहां पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको पता है जो एल्कीन होगी वो कैसी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। इलेक्ट्रोफाइल्स उनके ऊपर आकर के अटैक करता है, वी नो दिस थिंग वेरी वेल। तो अब इलेक्ट्रोफाइल आकर के इसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल आपका यहां मॉलिक्यूल के अंदर ही है। तो हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले कि इंट्रामोलिकुलर अटैक ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं, रेदर देन कि हम बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल लाके कनेक्ट करें। तो हम इस पे अटैक करेंगे, फिर से यहां अटैक करेंगे, फिर इस बॉन्ड को पोलराइज करिए। तो इस बार इसी की प्रेजेंस में पोलराइजेशन हो जाएगा,
क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, ये आएगा यहां पर कनेक्ट होगा, फिर से कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा। तो इन सच सिचुएशन मैं सजेस्ट करूंगा कि हम नंबरिंग कर लें ताकि कोई एरर ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। तो अगर हम इसे कनेक्ट करें तो देखिए जरा कितने मेंबर साइकिल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइकिल का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके 6 मेंबर्ड साइकिल बनी, यहाँ पे कार्बोकैटायन आया। आई होप मैंने गड़बड़ नहीं करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो अब इस पे अटैक करिए, ये कार्बोकैटायन को बनाइए। तो यहां पर फिर से 2 Me प्लस, अब ये साइकिल देखिए कितने मेंबर बनाई थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको अलग करके हम 6 मेंबर्ड साइकिल बनाते हैं। इसकी नंबरिंग हमने करी थी 1, तो अच्छी बात है, ये 1 हो गया, राइट। फिर अगर हम आगे बढ़े तो फिर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज 1 पे दिखा दिया। अगर आपने इसको 2 कार्बन बोला है, 2 7 के साथ कनेक्टेड है, तो 7 पर भी 2 Me आप शो करेंगे, दिस इज 7। अब बाकी कुछ बचा नहीं, 3 4 5 6, ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो गई। नाउ व्हाट, अब ये जब आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे। अब यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में अब यहां पर दिया होना चाहिए था कि एक्चुअली में वाटर भी प्रेजेंट है, तो इट वुड हैव बीन बेटर। और यहां पर अगर इसको और अच्छा करना है तो ये दिया था, और यहां पर एलिमिनेशन बेसिकली हमें करना होगा। एलिमिनेशन करके हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो अब ये कार्बोकैटायन आपका प्रेजेंट है, अब यहां पे H आपका प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, यहां से एलिमिनेट कर देंगे, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। इधर से भी आप H हटा सकते हैं, बट ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा यहां डबल बॉन्ड डालेंगे जब, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो अगर हम नोटिस करें तो उसमें कितने कार्बन आपके ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में हो जाएंगे भाई। डबल बॉन्ड डालने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी, डबल बॉन्ड, ये रहा, ये और ये रहा, कितने कार्बन हो गए, 1 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 sp2 हाइब्रिडाइज। तो 2 यहां पर आपके ऐसे एटम हैं कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी थी। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय आपने ऑब्जर्व करा कि ऑक्टाडाइन है और ये आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब एकदम सिमेट्री दिख रही है, और 2 और सम देखिए बिल्कुल एकदम सिमेट्री दी हुई है। तो बस यहां पे प्रोटोनेट करके आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना था। यहां पर ये देखिए, यहां प्रोटोनेट करा छठे वाले कार्बन पर, 7th में आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसपे 2 कार्बन लगे हुए हैं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना था जो हमने बना लिया। इसका अटैक अब हमें इसके ऊपर करना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका अटैक अब हम इसके ऊपर करेंगे तो बड़े आराम से किया जा सकता है। यहां पर ये प्लीज CH2 कर लीजिएगा। तो अब ये अटैक करते ही आपको समझ में आ गया था, जब ये यहां जुड़ेगा तो कितने मेंबर साइकिल बन रही है, 3 4 5 6। तो ऐसे केस में सजेशन होता है कि आप क्या करें, नंबरिंग कर लें ताकि कोई एरर ना आए। सो आई होप दिस इज क्लियर। 7 2 के साथ कनेक्टेड है, मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, पॉजिटिव यहां आया, बगल से H हटाया, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या था क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन इन असाइक्लिक कंपाउंड्स। तो असाइक्लिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं दिए हुए हैं यहां पर आपको। टॉर्शनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, स्टेरिक। तो उसने पूछा है कि जो स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपको पता है कंफर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इन सब बातों की हम बात करते हैं, टॉर्शनल की बात करें, स्टेरिक की करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की करते हैं, लेकिन कभी एंगल स्ट्रेन की बात नहीं करते हैं। एंगल स्ट्रेन की बात हम मोस्ट ऑफ द टाइम कब करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में करते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन आप क्रिएट कर देते हो क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। बट यहाँ पे आपने क्या करा हुआ है, अगर आप नोटिस करें साइक्लोप्रोपेन में यहाँ तो एंगल नहीं बनाया हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट्स। जब नहीं बनाया तो देयर विल बी स्ट्रेन।
कोई चीज ऐसे रहना चाहती है और आप उसको ऐसे बांध करके रखेंगे तो उसमें कैसा क्रिएशन होगा, स्ट्रेन का क्रिएशन होगा। तो ये एंगल की डेविएशन की वजह से आपका क्या आता है, एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर वो साइक्लिक के लिए था, असाइक्लिक दिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the next one. The major product of the following reaction is. अब उसने आपसे पूछा है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने बिगनिंग में ही डिस्कस करा था। फिर से वो AlCl3 एनहाइड्रस लेके आया है विच इज अ लुईस एसिड। तो आप मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे आपने क्या बनाया, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करा। अब ये जो कार्बोकैटायन है और बगल में अगर आप नोटिस करें तो अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये कार्बोकैटायन पहले से भी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं जरा अच्छे से। पहला आपका क्या बना, ये रहा OMe एंड देन वी हैव दिस और ये रहा एंड देन वी हैव CH2 प्लस। ये आपका फॉर्मेशन हो गया, राइट। नाउ हाइड्राइड शिफ्ट विल हैपन, CH2 प्लस बना दिया हम लोगों ने। यहाँ पे कार्बोकैटायन AlCl3 आएगा, इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। मैंने सीधे हटा करके CH2 प्लस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब यहां से होगी क्या आपकी हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करना क्यों है, हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए करना है क्योंकि कार्बोकैटायन आपका फिर से कैसा बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएंगे। तो ये H है और ये आपका Me। तो हाइड्राइड शिफ्ट जब हम करेंगे तो दिस will be OMe, ये फॉर्म हुआ जो कि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रहा, ये रहा, ये रहा और फिर यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये रहा Me और ये भी Me में ही बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। CH2 पे HF शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 में चेंज हो जाएगा, 2 Me लगे हुए। तो दिस इज 3 डिग्री या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल। नाउ व्हाट, अब देखो ये पता कैसे चला, ये ऑप्शंस देख करके भी समझ में आ रहा है कि उसने 5 मेंबर्ड वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसलिए आप उस दिशा में सोचेंगे, वरना रीअरेंजमेंट तो करते ही हम कार्बोकैटायन में अगर वो पहले से ज्यादा क्या हो रहा हो, स्टेबिलिटी अटेन कर रहा हो। तो अब फिर से देखिए, अगर हम नंबरिंग करें, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसके रिस्पेक्ट में यहीं पे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहां फिर से वही क्राउडिंग वाली बात आ जाएगी, तो विल कनेक्ट इट हियर। और 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग ये ठीक ठाक स्टेबल, 6 मेंबर तो आपको पता है बहुत स्टेबल होती है, 5 मेंबर भी ठीक ठाक स्टेबल होती है। सो वी विल कनेक्ट इट हियर, यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो नंबरिंग कर दें अगर 1 2 3 4 5, सो इट विल बी लाइक दिस। ये रहा, OMe वैसे भी चाहता है कि भाई तुम मेरे पैरा पर आ जाओ, तो ये सिचुएशन बन गई 3, ये बना 5, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल कनेक्ट। और जब हम 5th कार्बन की बात करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, उस पे आपके 2 Me लगे हुए हैं। मैंने सीधे वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड देन डीप्रोटोनेशन विल हैपन, वो मैंने डायरेक्टली वहां पर मेंशन कर दिया है, सीधे लिख दिया प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल को कनेक्ट करके। अब मैच करा लीजिए आप, ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, देखिए डी से अगर हम नोटिस करें तो डी से इट इज मैचिंग अप। ये वाला मैंने बताया क्राउडिंग की वजह से अवॉइड करेंगे, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What they have given, which of the following reagents reactions will convert A to B? उसने बोला है कि कौन सा रिएजेंट है जो इसको A से B में बदल दे। अच्छी बात है, यहां पे एल्डिहाइड बना रहा है, एल्कीन है, तो हम यहां से क्या जज करेंगे, पहले तो हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या CHO में लेकर के जाएंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा देखने में लगता है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो हमें और आइडिया लगेगा। सो लेट्स पे अटेंशन टू दिस PCC ऑक्सीडेशन। नाउ PCC ऑक्सीडेशन यू कैन नॉट डू फॉर A, कैसे करेंगे, यहाँ पे तो एल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। PCC ऑक्सीडेशन वी डू फॉर एल्कोहल ग्रुप, उनके लिए करते हैं। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस आपको पता है तो तोड़ ही देगा, ओजोनोलिसिस करने में ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, तो यहां तो कार्बन कनेक्टेड है, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर दिया हुआ है BH3H2O2 विद OH माइनस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, फॉलोड बाय PCC ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमको पता है कि वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगेगा, तो B का H यहां मतलब यहां पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो H यहां पर आ जाएगा, OH यहां पर आ जाएगा, CH2H। इसके बाद आप समझ ही गए होंगे, उसको जब हम PCC ऑक्सीडेशन कर देंगे, once we do its PCC oxidation, then what will happen, ये बना CH2OH and then we have H। तो हम इसको
ऑक्सीडाइज करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो आपका एल्कोहल को कहां पे रोक देगा, एल्डिहाइड में रोक देगा, तो CHO ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद ये PCC से फॉर्म होगा। सो दिस वाज प्रीटी सिंपल। और मान लीजिए अगर आप इसको अगर चौथे ऑप्शन को देखें, दो हमें पता चल गया। अब बच्चे ने मान लो रूल लगाते समय उल्टा कर दिया, यहाँ OH कर दिया, यहाँ H कर दिया, CH3 कर दिया, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन तो मुश्किल हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेंट होंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार यही ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। फिर HBr हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7। K2Cr2O7 तुझे पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो व्हाट इट विल डू, वो एल्डिहाइड वगैरह अगर फॉर्म हो रहे होंगे उनको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड की तरफ मूव कर ले जाता है। तो C हमें मिल गया। सो इन दिस केस C इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, if we move on to the next question, what it says, the product formed in the following reaction. तो ये आपको रिएक्ट करा रहा है H प्लस की प्रेजेंस में करा रहा है। अब पूछ रहा है इसमें प्रोडक्ट बताइए, तो प्रोडक्ट देखने में काफी खतरनाक से लग रहे हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए, आप H प्लस एल्कीन है, तो सबसे पहला काम तो ये करें, बोलिए, एल्कीन H प्लस के साथ कनेक्ट होगा। अब पोलराइज करेंगे, यहां कार्बोकेटाइन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगेन सेम थिंग, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, या इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनेंगे। भाई H कनेक्ट कर देंगे जब इस पे, तो ये भी CH3 में बदल जाएगा। ये रहा। अब ये दिया हुआ है आपको। अब लेकिन ऑप्शन देख करके अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है कनेक्ट करके। अब यहां पे इसके साथ तो कुछ रिएक्शन दिख नहीं रही है। ये जरूर हो सकता है कि ये अपने ही जैसे फिर किसी के साथ रिएक्ट कर जाए, तभी सिचुएशन है। भाई ये इलेक्ट्रोफाइल बना, अब ये H प्लस था तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो ऐसा हो सकता है वो एल्कीन पे क्या करे, अटैक करे, बिल्कुल हो सकता है। सो वी नीड टू लुक इनटू दैट एज वेल। तो एक बार करके देखते हैं, अटैक नहीं होगा तो फिर देखेंगे, कुछ और रास्ता सोचेंगे। तो अगर हम अटैक कराएं इसका CH2 और देन वी हैव CMe एंड देन Me, सो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ पे अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हुए आपस में। फिर से बॉन्ड को पोलराइज करिए, आप इस पे माइनस लाएंगे, इस पे प्लस लाएंगे, आप इतने समझदार हैं क्योंकि वो फिर से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस पे आपके 3 Me ग्रुप लगे हैं, देन वी हैव CH2 एंड देन वी हैव C प्लस एंड देन दिस इज द सिचुएशन विद अस, ये Me बन गया। देखिए फिर से आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमने बना लिया, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। अब कुछ एटलीस्ट जो ऑप्शंस दिए हैं उनसे रिजेंबलेंस मिल रहा है, कुछ तो मिल ही रहा है। अब इस पर कहीं से H आकर के कनेक्ट होना है, तो भाई ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H एब्स्ट्रैक्ट, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इससे H एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम H जोड़ सकते हैं। तो अब अगर हम उसको नोटिस करें कि अगर हम इसको H जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा CMe एंड देन Me, भाई इंटरमीडिएट बना के तो छोड़ेंगे नहीं, प्रोडक्ट तो बनाना ही है फाइनली, और ये हो गया CHMe, 2 Me 3 Me लगे हुए हैं कार्बन पे, बीच में एक CH2 है। ऐसा किस वाले केस में हो रहा है, देखिए इस केस में हो रहा है, 3 Me लगे हैं, ये रहा इधर CH2 लगा है, 2 Me लगे हैं, ये बी आपका ऑप्शन सीधे से मैच किया गया। इसमें सब में 3 लगा रखे हैं, ये 2 लगा रखे हैं, ये गड़बड़ है आपका, और ऐसे इसमें भी नहीं मैच कर रहा है, 2 लगा रखे हैं, बीच में एक CH2 करा। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज गोइंग टू बी व्हाट, बी। ये बी आपका सही आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। What will be the major product of the following sequence of reaction? तो देखिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गया, फिर से ब्यूटाइल लिथियम। मैं बता रहा था ना कि आपके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, इनके जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं उनमें सब्सटैंशियल आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सीधी सी बात है। तो एन ब्यूटाइल लिथियम दिया है, तो हम पहले तो फटाफट इसको पोलराइज करते हैं, ये Bu पे डेल्टा माइनस और Li पे मतलब माइनस प्लस लिख देते हैं, दैट विल बी ज्यादा बेटर। ये रहा माइनस और ये रहा प्लस। Now we have C5H5Cl, नॉर्मल C5H5Cl दिया हुआ है उन्होंने। तो पहले तो इसकी रिएक्शन कराओ, नॉर्मल ब्यूटाइल दिया है, भाई ये नंबरिंग करिए, पहले इससे रिएक्शन करा रहा है, यहाँ पे नंबर 2 कर लीजिए, फिर ये इससे रिएक्शन करा रहा होगा सेकंड। तो नॉर्मल ब्यूटाइल और उसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आप इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। नाउ एज आई सेड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो आपके होते हैं वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, कहीं भी H पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा तो उसे नोच लेंगे। और यहां तो आपको टर्मिनल अल्काइन दिया, टर्मिनल अल्काइन में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपके जो H होते हैं वीकली एसिडिक होते हैं, बिकॉज मोर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मींस H विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहला सबसे पहला काम तो इससे वो H खाएगा,
तो ये सबसे पहले आपको करना है। तो यहां पे बनेगा क्या, N, देखिएगा जरा अच्छे से, ब्यूटाइल C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, एसिटाइट्स बन गया। लिथियम का एसिटाइट आप बना सकते हैं, यहां लिथियम को कनेक्ट कर दीजिए और ये बना देगा क्या, ब्यूटेन, N ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं है, H कनेक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद अब उसने क्या, फिर उसने C5H11Cl से रिएक्शन कराई है और नॉर्मल दिया हुआ है। अब ये अच्छे बेस तो होते ही हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं, अच्छे बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छा अगला रिएजेंट यहां भी लिखा हुआ है, इसको आप सेकंड को यहां से हटा दें, ये यहां लिखा हुआ है, मैंने मिस करा, लिंडार्स कैटलिस्ट उसने दिया हुआ है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं, तो इसका हम अटैक कराएंगे किस पे, C5H11Cl पर। तो इट इज लाइक दिस, CH3 या C5H11 लिख लेता हूं सीधे, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। तो C5H11 और ये रहा Cl आपका निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये गया ये गया। तो अब आपका क्या प्रोडक्ट बना, C ट्रिपल बॉन्ड C, अच्छे से लिखें इसे, और यहां पे आ रहा है C5H11, N नॉर्मल है, NC5H11, और साथ में यहां पे आपका ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, N ब्यूटिल ग्रुप कनेक्टेड है। इट इज लाइक दिस। अब जब हम लिंडार्स कैटलिस्ट से करेंगे तो मैंने फिर से वही पहले जो डिस्कस किया था, ये आपका हाइड्रोजनेशन करेगा बट एल्कीन वाली स्टेज पे रोक देगा और दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे, तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे C5H11 नॉर्मल वाला और यहाँ पे ऐसे ब्यूटाइल वाला, ये हो गया आपका, ये फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो नाउ इफ यू पे अटेंशन, जिसमें दोनों एच सेम साइड है, पहले तो वो ढूंढना फटाफट चालू करो, दोनों एच सेम साइड। देखिए ये एक ऑप्शन है जिसमें दोनों एच सेम साइड है, यहाँ पे तो उन्होंने N ब्यूटाइल ही लगा रखा है, वो तो गलती है। यहाँ पर देखिए N ब्यूटाइल लगा रखा है, नहीं एक ही रखना है। और यहाँ पे उन्होंने उल्टा करा हुआ है, ट्रांस स्टेट में। ट्रांस में आपको पता ही है क्या लेते हैं, Na विद लिक्विड अमोनिया लेते हैं, तो वो आपका हाइड्रोजन को ऑपोजिट साइड से ऐड करता है। तो इन दिस केस द करेक्ट आंसर विल बी C। तो ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन था। आगे बढ़ते हैं, अगर हम नेक्स्ट देखें, द मेजर प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन। तो इन्होंने ये कंपाउंड दिया है, उसका मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, PH is C6H5, नहीं भी देता तो हमें मालूम था ये बात कि फिनाइल की बात कर रहा है, और HBr से उसने रिएक्शन कराई है, उसने आपसे प्रोडक्ट पूछा है। तो भाई आपको पता है एल्कीन है, एल्कीन में एल्कीन्स एंड एल्काइंस दे बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पे H+ है, तो H+ को हम लेकर जाएंगे, इसके मतलब H+ को इसके साथ इंटरेक्ट कराएंगे। जब हम इंटरेक्ट कराएंगे तो व्हाट विल हैपन, कार्बोकेटाइन बॉन्ड का पॉलराइजेशन और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो हम जानबूझ करके यहां पे प्लस चार्ज लाएंगे। भाई इस बॉन्ड को हम कैसे पोलराइज कर सकते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो अब प्लस को हम यहां क्यों लाएंगे, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के बगल में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो इस वाले केस में पहला जो इंटरमीडिएट आपका फॉर्म होगा वो मैं लिख देता हूं, क्या बना, सीधे लिख दिया मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और H यहां आके कनेक्ट हो गया। एक H पहले से लगा होता है, एक और H आकर के यहाँ कनेक्ट हो गया। अब बचा ही क्या, Br माइनस बचा है, वही जाकर के जुड़ेगा, तो इस पे Br कनेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा PH, ये रहा Br एंड देन वी हैव Br, ये प्रोडक्ट है। तो देखिए जरा ये किससे मैच करता है, Br और CH2 Br, देखिए इसके साथ ये मैच कर रहा है, विच मीन्स C इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो Br लगे हैं तो हो ही नहीं सकता, गलत है। इसमें 2 Br लगे हैं वो भी गलत है, 2 Br वैसे ही दे नहीं, ये 3 Br लगे हैं, सॉरी ये गलत है। इसमें 2 Br है बट ये ऑप्शन से हमारे क्या नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर Br को कनेक्ट नहीं करा हुआ है। इसी में ऐसा है जहां पर आप क्या कर रहे हैं, Br को कनेक्ट कर रहे हैं। इधर देखिए फिर से इस वाले में उसने डबल बॉन्ड को तो हाथ ही नहीं लगाया, जबकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड ही यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट फिर देखिए, हाइड्रोकार्बन X विद फॉर्मूला C6H8 दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन जिसका फॉर्मूला है C6H8 यूजेस 2 मोल्स ऑफ H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, 2 मोल हाइड्रोजन खा रहा है 1 मोल के लिए। उसने साथ में बात मेंशन कर दी है कि ये हाइड्रोकार्बन है जो इसका 1 मोल ले तो वो 2 मोल हाइड्रोजन खाता है। ऑन ओजोनोलिसिस X yields 2 moles of methane dicarbonaldehyde and the hydrocarbon X is, ये आपसे पूछा है। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाओ भाई,
डाइकार्बेल्डिहाइड, CHO ग्रुप को हम कार्बेल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, मीथेन डाला हुआ है तो हम क्या करेंगे CH2 एंड देन वी हैव CH डबल बॉन्ड O, और ऐसे ही यहां रहा C डबल बॉन्ड O CHO, ये कार्बेल्डिहाइड ग्रुप CHO के लिए हम कई बार यूज करते हैं। अब 2 मोल बन रहे हैं भाई, 2 मोल बन रहे हैं तो वो भी बनाओ, C डबल बॉन्ड O, फिर से लिखो इसको CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब तो आसान है आपके लिए, आपको बस क्या करना है, O को रब करिए, कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जरूर ये वाला एल्कीन होगा, एल्काडाइन होगा, इनफैक्ट साइक्लो एल्काडाइन होगा, क्योंकि साइक्लिक भी है, 2 डबल बॉन्ड भी। इसकी अगर हम ओजोनलिसिस करें तो आप खुद देखिए, इसकी ओजोनलिसिस करने पर आपका क्या हो जाएगा, उसने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑन ओजोनलिसिस, रिडक्टिव ओजोनलिसिस ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, ठीक है, जिंक विद वाटर रिडक्टिव, तभी उसने 2 यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है, बट ये हमें पता चल जाता है एल्डिहाइड ग्रुप से, वरना वो एसिड में बदल गया होता अगर आप रिडक्टिव ओजोनलिसिस नहीं करते। अब इसकी नेमिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को अंदर लेते हुए आगे बढ़ जाइए, तो यहां से चालू करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 1 पे और 4 पर है आपका, तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन हो गया, तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच मींस डी सही आंसर है। और उसने बोला था 2 मोल हाइड्रोजन खाता है, वो भी सही है, इसमें 2 डिग्री ऑफ मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो ज्यादा होंगे, 3 होंगे, एक साइकिल की वजह से भी हमेशा एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। कोई अगर आपसे पूछे इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड वाले, पाई बॉन्ड वाले तो काउंट करने ही करने हैं, एक ये आ गया एक ये आ गया, साइकिल अगर है तो उसका भी हम एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करते हैं, जो आप जानते भी हैं। जैसे मान लो मैं साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला बोलूं तो C3H6 होता है, और प्रोपीन का फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछा जाए वो भी C3H6 होता है, तो प्रोपीन में कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होते हैं, 1 होते हैं। तो इस तरह हम बोलेंगे कि वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन साइकिल की वजह से भी एक इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो आई होप दिस वन वाज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, द मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली आर, उसने आपसे पूछा है, यहां पर कोल्ड H2SO4 लिखा हुआ है और यहां पे H2SO4 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, एल्कीन को जब हम कोल्ड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2SO4 को आप पोलराइज करिए, किस में बदल जाएगा, H++ SO3H- में। भाई H2SO4 बाइप्रोटिक एसिड है, स्टेप बाय स्टेप वो H+ को लूज करेगा, पहला H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा H2SO4 में H++ HSO4-, ये बन गया HSO4-, दिस विल बी फॉर्म्ड। अब ये ही HSO4- और H+, तो कोल्ड कंडीशन में पहले तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रोटोनेट होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और ये HSO4- जाकर यहां पर जुड़ जाएगा। तो कोल्ड वाले में अगर एक ही बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3C CH3 एंड देन वी हैव CH3, और यहां पर आपका क्या जुड़ जाएगा, HSO4- आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OSO3H, इस तरह वी कैन राइट इट लाइक दिस, इस तरह हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसने H2SO4 और 80 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस मतलब हॉट टेम्परेचर ज्यादा है आपका, कोल्ड नहीं है, अब इस बार हॉट दिया हुआ है H2SO4। अब देखिए यहां पर वैसे ही कुछ कुछ होगा, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था आपके साथ, वो ये कि पहले तो आपने कार्बोकेटाइन बनाया, बी के लिए देखिए मैं यहां पे वर्किंग दिखा रहा हूं, CH3C CH3 प्लस CH3 बना। उस वाले केस में एल्कीन पर दोबारा जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा, एंड इट विल अटैक ऑन दिस सेम एल्कीन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है C, और ये रहा डबल बॉन्ड CH2 और ये Me और ये Me, तो ये आपका कनेक्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CMe CMe CMe, और यहां पर आपका फॉर्म हुआ CH2C प्लस Me, और ये रहा Me। ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, यही क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ये फिर से अगेन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे तो रहने वाला नहीं, अब इस तरह तो ये रहेगा नहीं भाई, इंटरमीडिएट तो आप बना के छोड़ोगे नहीं, बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। तो इस केस में क्योंकि आपने हीट करा हुआ है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पे हम क्या फेवर्ड करते हैं,
एलिमिनेशन। जब टेम्परेचर लो होता है तो हम क्या फेवर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। देखिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन करा था, बनाया कार्बोकेटायन और ये OSO3H हमने इसकी जगह यहां पर ले जाकर के जोड़ दिया। तो ये एडिशन ही है, ऐसा नहीं है कि एडिशन रिएक्शन, एडिशन ही है भाई, आपने डबल बॉन्ड में ही ऐड करा H और HSO4- को। तो यहां पर अब ये एलिमिनेशन होगा, तो अब H हटेगा। अब H हटाना है आपको, तो कहां से हटाएंगे, यहीं से हटाएंगे इसके बगल में, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। तो इस वाले केस में HSO4- आएगा और फिर से H आपका हटा ले जाएगा और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CMe। दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप चेक करें ये आंसर किससे मैच करता है। एक तो OSO3H वाला हो गया आपका, वो इसमें आ गया, एंड ये रहा, इसमें भी है और बाकी किसी में नहीं है। ए ये था एंड दिस इज बी। तो या तो आंसर आपका ए होगा या डी होगा। डी को अगर स्टडी करें, 2 Me लगे हैं, 2 Me लगे कार्बन पे, उल्टा मैंने बनाया हुआ है C डबल बॉन्ड C, तो ए जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो याद रखिएगा कि कोल्ड कंडीशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है और आपका हॉट कंडीशन में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इट सेज, द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो कह रहा है कि एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, मतलब H और X हम लोग हटा रहे होंगे डी एल्कीन बनाने के लिए। कह रहा है किसमें सबसे ज्यादा बनेंगे एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। उसने बोला रीअरेंजमेंट वगैरह की टेंशन मत लो, ठीक है, जहां H और Br लगा है बस उन्हीं से अगल बगल से आप Br के अगल बगल वाले कार्बन से H हटाइए और एल्कीन बनाइए, रीअरेंजमेंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है किसमें होगा, तो भाई पहले तो हमें इन सबका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 ये हो गया तेरा ब्यूटेन, 1 पे तेरा ब्रोमो लगा है, 2 पे तेरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये हो गया CH2 और ये रहा H। अब आप खुद सोचिए, यहां से भाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है तो यहां से Br हटाओगे, यहां से H हटाओगे, तो इस वाले केस में जो एल्कीन बन करके आएगी वो क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड, एक रहा CH3 ग्रुप और ये 2 कार्बन का एक्चुअली में आपका क्या बन गया, इथाइल ग्रुप बन गया। तो ये एक बन के आई, चलो लिख लेते हैं, देखा जाएगा आगे। 2 ब्रोमो प्रोपेन दिया हुआ है, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 1 2 3 और यहां पे ब्रोमीन लगा है। अब इसमें तो भाई कुछ बचता नहीं है, इसमें भी आप क्या करेंगे, H यहां से हटाओ यहां से हटाओ, एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इस वाले केस में अगर आप एल्कीन बनाएंगे तो ये बन जाएगा CH3C और यहां से आपने Br हटाया है CH एंड देन वी हैव डबल बॉन्ड CH2। तो यहां भी एक ही बना है, तो यहां भी हम एक लिख देते हैं। 2 ब्रोमो पेंटेन उसने आपको दिया हुआ है, 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन वी हैव Br हियर। अब देखिए यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऐसा कार्बन मिला है जिसमें इधर से भी आप H हटा सकते हैं, इधर से भी। तो इस वाले केस में आपकी एक्चुअली में कितनी, 2 एल्कीन बनेंगे। अगर आप इधर से H हटाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, H और Br, CH2 डबल बॉन्ड C और ये रहा CH2 एंड देन वी हैव CH3 और ये रहा आपका H। और अगर हम बगल से हटाते हैं तो देखिए उस वाले केस में क्या हो जाएगा, CH3CH and then we have double bond C2H5 and then we have H। और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, सिस और ट्रांस की बातें हम करेंगे। तो इसका मतलब इस वाले केस में आपका 3 एल्कीन बन गई है भाई, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए, बट एक और ऑप्शन दिया हुआ है तो उसे भी चेक कर लेते हैं। 2 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल पेंटेन, तो डाई मिथाइल 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, यहां पे ब्रोमीन लगाइए, 3 तो यहां पे आपका Me है और यहां Me है। तो देखिए ये तो देखते ही समझ में आ गया। अब यार इसमें बगल वाले कार्बन पे तो कोई H है ही नहीं, तो कहां से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे, हाँ इधर वाले कार्बन से कर सकते हैं। तो इस वाले केस में आई होप मैंने कोई एरर ना करी हो, प्लीज चेक। 2 ब्रोमो 3 हाँ, तो इस वाले केस में आपका जो एल्कीन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C H और ये रहा C पर ये Me ग्रुप लगा है, ये Me ग्रुप लगा हुआ है और ये CH2 CH3 लगा है। तो आप खुद नोटिस करिए यहां पे भी क्या आया, आपका एक ही बना, क्योंकि यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप विच इज H लगे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया C। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, ठीक है, हाँ हमें ध्यान रखना है केम के पेपर में हमें स्पीड तो मेंटेन करनी ही करनी है, साथ में हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। तो कई बार हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में, जिन क्वेश्चंस में हमारे अच्छे मार्क्स मतलब मार्क्स स्कोर करने चाहिए थे या हमारा जो एग्रीगेट बनना चाहिए था, वो हम क्या करते हैं, मिस कर देते हैं सिली एरर्स की वजह से। तो दैट शुड बी अवॉइडेड। तो केमिस्ट्री के पेपर में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। 1-2 सिली एरर तो सबसे होती है, बट उससे ज्यादा सिली एरर्स अगर आप करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। सो
प्रैक्टिस दीज PYQs, आप इसको टेस्ट की तरह खुद ही करें अपने आप, टाइम लिमिट लगाएं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम जो यूज करें वो कोशिश करिए कि 40 मिनट के आसपास केम को टाइम दें, उसमें ही स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि केम में हम ऐसा कर सकते हैं, केम में बहुत ज्यादा नहीं घुमाया जा सकता। तो 40 मिनट्स में आप केम के पेपर को खत्म करने की कोशिश करें, और बाकी जो 20 मिनट्स आपके बचते हैं, यू कैन यूज दोस 20 मिनट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स, स्पेशली मैथ्स का पेपर लेंदी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यू कैन यूज दोस 20 मिनट्स देयर। सो आई होप दिस इज क्लियर। एनसीईआरटी को अच्छे से देखें। द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ये CN के साथ जुड़ा हुआ है OH और SH दिया हुआ है, तो लेट्स पे अटेंशन हियर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम CN को ऑब्जर्व करें, CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हम इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, विच इज डबल बॉन्ड यहां चला जाए और C ट्रिपल बॉन्ड में, भाई C ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन N पे चले जाएं, तो ये सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। ये मैंने एक बनाया स्ट्रक्चर, इसका मतलब यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। अब आप अटैक O से भी करा सकते हैं, S से भी करा सकते हैं बट अगर आपको थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफिलिसिटी का आइडिया है तो आप जानते हैं कि सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे O से ज्यादा होगी, अज्यूमिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हुए, तो सल्फर से हम इस पर अटैक करा देंगे बस, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए कहीं ना कहीं से, अटैक कराया। CN ने बेसिकली इस डबल बॉन्ड को क्या कर दिया है, पोलराइज कर दिया, रिएक्टिव बना दिया। अब ये यहां पे अटैक करेगा, तो ये रहा, ये अभी मैं इसे ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, C डबल बॉन्ड N पर, ये रहा माइनस वाली सिचुएशन, तो यहां पर आकर के आपका S करेक्ट होगा, और ये एक कार्बन, फिर कार्बन, और फिर इसके बाद आपका OH है, इट इज लाइक दिस, H पॉजिटिव, ये सिचुएशन बन गई। अब ये फिर से वापस बनेगा, ये इधर जाएगा, इस पे माइनस आएगा, माइनस आएगा तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही माइनस भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, H प्लस, तो वो हट करके इधर जुड़ जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक C और N के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे, राइट, उसे वैसा का वैसा ही रखना चाहेंगे कि वो, क्योंकि जब भी व्हेनेवर देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपने टॉटोमेरिस अगर पढ़ा होगा, कीटोइनॉल टॉटोमेरिस, तो C डबल बॉन्ड की तरफ इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्टेड होता है, बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, तो उधर की तरफ शिफ्टेड रहता है। तो सेम आप CN ग्रुप को बचाएंगे, तो ये वापस से कर दिया, ये क्या सिचुएशन बन जाएगी, OH, ये रहा, ये रहा, ये रहा S, इस H को यहाँ पे आप मूव कर देंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे आएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं C, और ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपका आंसर बना। अगर आप इसको नोटिस करें तो मेरे हिसाब से मैंने एक कार्बन लगता है मिस कर दिया है, 1 2 और CN 1, और एक और कार्बन था, जस्ट अ मिनट, हाँ जी इसको सही करिए, 1 2 और ये रहा तेरा CN, राइट, इट इज लाइक दिस। दो कार्बन थे, तो मैंने एक कार्बन, ये आपका, ये दो कार्बन ये थे डबल बॉन्ड वाले, फिर उसके बाद वाले कार्बन के साथ CN ग्रुप जुड़ा है, जो ऑप्शन देख करके समझ में भी आ रहा है, और कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिकल सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये रहा आपका इनको 1 2 3 1 2, ये देखिए यहाँ पे मेरे से एक एरर हो गई थी, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूं, C, और ये रहा आपका C माइनस, आई होप नाउ इट इज करेक्ट, तो इसको सही करिएगा, ये आया इधर, अब देखिए आपका आंसर सही आ जाएगा, C और ये रहा आपका CN, 2 C हो गए 1 2, और ये मैंने 1 2 इसको करिए यहां पर CN तो आप नोटिस कर सकते हैं कि S के साथ ये दो कार्बन है, एक बार प्लीज चेक कर लिए, 2 CN लगा हुआ और यहाँ पर भी 2 कार्बन है और OH लगा हुआ है, ये 2 कार्बन है और एक OH लगा है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सल्फर से अटैक करा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंसिडर करनी पड़ी,
sulfur is better nucleophile as compared to oxygen. So this is what we have done in this question. So I hope this is clear. Let's move on to the next one. What it says, major product formed in the following reaction is, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन. फेमस रिएक्शन है ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन. लेक्टोन्स किसे बोलते हैं? साइक्लिक एस्टर्स को बोलते हैं. तो अगर किसी को ये पता होगा तो वो इतनी मेहनत भी नहीं करेगा, आंसर सीधे बी मार्क कर देगा, क्योंकि यही साइक्लिक एस्टर एक बनाया हुआ है. मैकेनिज्म क्या होता है? Na+HCO3-, ये इसके H को खा जाएगा. आप लोगों को पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनेट के साथ क्या एफरवेसेंस देता है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा. यहाँ पर साथ में ब्रोमिनेशन भी करा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आयन भी आकर के जुड़ेगा. तो मतलब अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये और देन वी हैव ये रहा डबल बॉन्ड O रहा और ये रहा O-. प्लीज चेक कर लेगा, इसीलिए मैं नंबरिंग कर लेता हूं कि कहीं कार्बन कोई ना बढ़ जाए. तो ये आपका यहां पर हम करेंगे कनेक्ट Br+ और ये सिचुएशन बन करके आ गई. आई होप वी हैव 1 कार्बन 2 कार्बन इन बिटवीन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हो गया. अब ये जो बना आपका साइक्लोहेलोनियम आयन, ये आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग है, स्ट्रेंड है, तो कोई ना कोई इसको ओपन करेगा. तो अब या तो Br- ओपन कर सकता है और या फिर ये भी ओपन कर सकता है. और हमें पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फेवर्ड होती है ओवर इंटरमोलिकुलर. यहां पे उसे Br- का इंतजार करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है तो ये अटैक कर देगा. कहां अटैक करता है? जहां पे आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है, या कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं जहां पे आपकी क्राउडिंग ज्यादा होगी, एंट्रेंस ज्यादा होगी. मतलब यहां पर जो ओपनिंग होती है वो SN1 लाइक जैसी होती है. SN1 लाइक मतलब कार्बोकेटाइन यहां, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल होगा, बगल में आपके यहाँ कार्बन प्रेजेंट हुए. तो ओपन जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये खुल जाएगी. साइकिल देख लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर्ड साइकिल. O के साथ डबल बॉन्ड O, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ये खुल गया और ये CH2Br का फॉर्मेशन हो गया. तो B करेक्ट आंसर है. तो जिसको ये रिएक्शन पता थी उसने तो इस क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर दिया था, क्योंकि दिस इज नोन एज ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन. लैक्टोन्स क्यों शब्द यूज कर रहे हैं? क्योंकि साइक्लिक एस्टर्स के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? लैक्टोन्स. और ब्रोमो क्यों? क्योंकि वी हैव टेकन हेल्प ऑफ व्हाट? साइक्लोब्रोमोनियम आयन, इसलिए ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन. So I hope this question is clear. Let's move on to the next one. The next is 2-hexene है, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में. एंड इफ यू पे अटेंशन हियर, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे वहां पे सब में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस थी. वी यूज्ड जिंक या फिर हमने डाइमिथाइल सल्फाइड यूज करता है. इन दिस केस व्हाट ही इज डूइंग, ही इज नॉट यूजिंग जिंक, या नहीं यूज कर रहा है डाइमिथाइल सल्फाइड. तो मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है भाइयों. एंड इफ इट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो आपको पता है वहां पे एसिड भी बन सकते हैं. तो वी नीड टू पे अटेंशन टू दैट एज वेल. तो 2-हेक्सीन, तो स्ट्रक्चर बनाइए 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2-हेक्सीन. ये रहा आपका सेकंड पोजीशन पे. अब आपको पता है यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, तो पहले तो टूटेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे. लेकिन एल्डिहाइड इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड क्या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यहां से अगर हम एल्डिहाइड बनाए तो CH3CHO बनेगा. पहले आप ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, CH3CHO, और इधर से अगर आप एल्डिहाइड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड देन वी हैव H, और ये रहा CH2 एंड CH3. अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड्स में. CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O. यहाँ पे OH करिए से ऑक्सीडाइज हो गया है, और साथ में आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? CH2 CH3. तो अब ऑब्जर्व करिए एसिटिक एसिड, और ये आपका फॉर्म हो रहा है 4 कार्बन का एसिड फॉर्म हो रहा है. सो इफ यू पे अटेंशन, एक ही ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें दोनों आपके एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं. कन्वर्ट होने भी चाहिए. एल्डिहाइड बनेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान रखिएगा. तो ऑक्सीडाइज हमने यहाँ पे कर दिया है. तो ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन का एसिड हो गया, तो इसे हम ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे, और इसको हम एसिटिक एसिड तो बोलते ही हैं. यू नो दिस थिंग वेरी वेल. तो ये था आपका A correct answer. Now what they have given, choose the correct set of reagents for the following conversion. ट्रांस दिया हुआ है और कह रहा है कि उसको सिस में बदल दीजिए. ठीक है, रिएजेंट्स दे रहा है. तो देखो ट्रांस से सिस में बदलने का पहले तरीका क्या होगा? पहले तो ये डबल बॉन्ड को खत्म करो. डबल बॉन्ड को खत्म करके आप किसी सिंगल बॉन्ड में लेकर आए, फिर उसको ब्रोमिनेशन करें, फिर ब्रोमिनेशन करके एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 यूज करके ट्रिपल बॉन्ड लगाएं. फिर ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है,
या तो लिनलार्स कैटलिस्ट यूज करेंगे, लिनलार्स कैटलिस्ट में दोनों H सेम साइड से जुड़ जाएंगे, या Na विद लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे, उसमें H अपोजिट साइड जुड़ेंगे। अब सिस की बात कर रहा है तो लिनलार्स कैटलिस्ट तो कहीं ना कहीं आना ही चाहिए। देखिए इसने Na विद लिक्विड अमोनिया भी दिया हुआ है ट्रांस में सिस बना रहा है, तो देखो ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा, ये समझ में आ गया। क्योंकि सिस बना रहा है तो लिनलार्स कैटलिस्ट की जरूरत होगी, और लिनलार्स कैटलिस्ट देख के पता है इसका मतलब ये एल्काइन भी बनाया होगा उसने। तो अब ऑप्शन चेक करना चालू करिए। ब्रोमिनेशन करेंगे तो दोनों Br आ जाएंगे यहां पर। देखिए ब्रोमिनेशन करने पे ये रहा Br और ये रहा तेरा Br और ये H और ये रहा H और CH3। अब इससे हम एल्काइन बना सकते हैं बहुत आराम से, तो वी कैन मेक एल्काइन। तो आपने क्या करा, यहां पर H और Br को एक एक करके गायब कर देंगे, तो वी हैव H एंड वी हैव Br। तो एक बार ये गया, ये गया, एक बार ये गया, ये गया, और आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब क्योंकि हमें सिस बनाना है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज कर देंगे, पैलेडियम विद BaSO4। पॉइजन्ड बाय क्यूनोलिन भी उसमें डाला जाता है कई बार, ठीक। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH NaH2 ब्रोमिनेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि सिस बनाना था इसलिए ये सही आंसर है, राइट। यहां पर भी इनफैक्ट यहां ऑप्शन मुझे लग रहा है ये आपका सेम ही टाइप हो गया है। देखें तो अगर ब्रोमिनेशन एल्कोहलिक KOH NaNH2 H2 लिनलार्ड कैटलिस्ट, तो मतलब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो फिर ये भी आंसर आपका एक्वस KOH दिया है, सॉरी माय मिस्टेक, ये नहीं है आंसर। इफ यू पे अटेंशन देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, ये एक्वस KOH दिया है, तो एक्वस KOH नहीं, एलिमिनेशन कराने के लिए हमें कैसा चाहिए होता है, एल्कोहलिक KOH चाहिए होता है। तो भाई आंसर बी हो गया, करेक्ट है एकदम। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगा था मिस प्रिंटिंग है कुछ। मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन X which on ozonlysis consumes 1 mole of ozone per mole of X and gives 1 mole of ethanol and propanol। और पूछा है बताइए भाई इसका मोलर मास कितना होगा। ओजोनलिसिस कर रहा है, 1 मोल O3 कंज्यूम कर रहा है पर 1 मोल ऑफ X, ठीक है। तो अच्छी बात है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और एक इथेनॉल और प्रोपेनॉल बना रहा है, तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल बना लो। तो क्या हो जाएगा CH3 इथेनॉल, C डबल बॉन्ड O CHO, ये आ गया। प्रोपेनॉन बना लो, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अब हम वापस से कैसे एल्कीन बनाएंगे आपको पता ही है, डबल बॉन्ड O इसको ऐसे लिख लीजिए CH3H, इनको हटाना है बस खत्म। तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड C और ये रहा प्रोपेनॉन CH3 और ये रहा CH3 और H। प्रोपेनॉन आपका सबसे सिंपलेस्ट क्या हो गया, कीटोन हो गया, और कुछ बनेगा ही नहीं भाई, दोनों एल्काइल ग्रुप सबसे छोटे यही हो सकते हैं। ये कंपाउंड बन गया। अब उसने मुझे इसका मोलर मास बताना है, तो गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 60 तो यहां से आ गया। हाइड्रोजन गिन लो कितने, 3 3 6 3 9 1 10, तो ये आ गया 70, 60 प्लस 10 70, तो वी गेट 70 ग्राम पर मोल। तो आसान सा ही क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए हैं, फॉर्म्ड व्हेन 3-chloro-1-butene reacts with HCl through कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। उसने पूछा है कि कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो करना है HCl के साथ और कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं 3-chloro-1-butene का, तो 1 2 3 4 ये आपका हो गया ब्यूटीन, और 1 ब्यूटीन और 3 क्लोरो, तो यहां पे डाल देते हैं डबल बॉन्ड को, ब्यूट इन 1 2 3, यहां पे तेरा आ गया क्लोरीन। अगर आप H ऐड करें तो ये CH3 हो गया, यहां पे CH हो गया, एंड देन वी हैव CH2 है। अब इसको रिएक्ट करा रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, ठीक है हम भी कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस H+ के साथ इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और फिर आपके Cl का फॉर्मेशन होगा। तो बनाओ भाई कार्बोकेटायन। अब फिर से वही वाली बात कि कार्बोकेटायन बनाना है, तो यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए जरा H यहां जुड़ जाएगा, बॉन्ड को पोलराइज करिए माइनस प्लस, H+ वहां जोड़ देंगे, यहां पॉजिटिव आया CH3, C पॉजिटिव, H आ गया, और C Cl, और ये रहा CH3, और यहां पे एक H और लिख लीजिए, मेरे से एक H छूट गया, राइट। अब यहां पर आप नोटिस भी कर सकते हो इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने हैं, 3 और एक 4, या ऐसे देख लीजिए 2 डिग्री बन रहा है, जबकि उधर पॉजिटिव चार्ज आता तो उसमें आपका वो पॉजिटिव चार्ज जब आता तो वो आपका 2 डिग्री वहां पे फॉर्म नहीं होता, 1 डिग्री बनता। तो ये फेवर्ड होगा फॉर्मेशन। अब Cl- जुड़ सकता है,
एक चीज और नोटिस करो, अगर हम यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, अगर हम ये काम करें CH3 C, एक बार करके देख लेते हैं, CH2 और यहां पे आ गया CCl और ये रहा प्लस और CH3, तो ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि भाई इसके अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकेटाइन के 2 ये 3 ये 5 हो गए, और हम कह सकते हैं Cl भी तो उसे स्टेबिलिटी दे सकता है, 2 नेट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बट एक ऐसा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग तो बना ही सकता है जिसमें हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्योंकि Cl के लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इसी बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं हम कि हेलोजेंस कैसे आपके ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूएंट देते हैं, दो दे आर डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी में डाले जाते हैं, तो स्टेबिलिटी तो दे ही सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर आप गिने तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो आ रहे थे, देखिए वो भी देख सकते हैं कितने, 3 इधर से, 4 इधर से, 4 आए। बगल वाले कार्बन पे जो H होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो H होते हैं, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन करके काउंट करेंगे। और यहाँ पे अगर नोटे तो कितने हैं, 3 ये और 2 ये, 5। यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो विच इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है। अब बस हमें Cl जोड़ना है, तो यहां अगर हम Cl जोड़ दें तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CClH और CCl और ये रहा CH3NH, और यहां अगर कनेक्ट करें तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CCl and Cl and CH3। नाउ इफ यू पे अटेंशन, ये दोनों कार्बन कायरल हैं, और ऐसी सिचुएशन है जहां पे दोनों कार्बन पे एकदम आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पे 2n वाला फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, 4 तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि एक एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, मीजो वाला फॉर्म होगा, तो इस वाले केस में आंसर हो जाएगा 3। तो यहां से आपके 3 आए और यहां से 1, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, तो 4 आए। तो यहां पे कोई आपसे पूछे टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे आइसोमेरिस को कंसीडर करते हुए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको एक्सक्लूड करना है आइसोमेरिस, तो इसलिए आपके कितने फॉर्म हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेजिडल ऑक्साइड इज अ कॉमन नेम ऑफ। अब देखिए ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ये मेजिडल ऑक्साइड जो होता है ये एक्चुअली में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है, और कब फॉर्म होता है, जब आप जो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होता है विच इज CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्रोपेनॉन, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन करा दें। देखिए याद रखिएगा इस बात को, CH एल्डोल कंडेंसेशन अगर हम करा दें तो जो कंपाउंड बनता है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं मेजिडल ऑक्साइड बनता कैसे, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन में जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो यहां से H2O हट जाएगा, ये बन गया कंपाउंड CH3 देखिए डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O CH3। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जब हम करा देंगे किसमें, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन में, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेजिडल ऑक्साइड। ही अब इसका उसने आयुपेक नेम पूछा हुआ है, तो आप आयुपेक नेम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये सबसे लंबी चेन हो जाएगी आपकी। 2 पे आपका ओन आ रहा है, तो देखिए इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, 2 पे यही पता चल गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पे एल्कीन आ रहा है, 3 इन 2 ओन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट भी आ जाएगा, और 4th कार्बन पे एक मीथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सबसे लंबी चेन हो गई आपकी, इस तरह नेमिंग कर देंगे। तो आपका क्या हो गया, 2 ओन 3 इन 4 पे मिथाइल, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर मेजिडल ऑक्साइड क्या होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए इन मेजिडल ऑक्साइड, यही कंपाउंड, यही अभी हमने पूछा है, उसमें पूछ रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स पूछ रहा है, तो यू नीड टू पे अटेंशन, ठीक है। जल्दीबाजी में हम ये मिस करके पता लगा सारे सिग्मा बॉन्ड्स गिन करके बैठे हुए, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स वी नीड टू फाइंड आउट। तो कंपाउंड अभी हमने डिस्कस किया है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक तो ये हो गया, 1 2, एक ये 3, एक 4, एक 5, ये पाई बॉन्ड है बट डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा तो होगा ही होगा ना, उसे भी काउंट करेंगे। तो इस वाले केस में मैं कंपाउंड का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, CH3 डबल बॉन्ड CH एंड देन वी हैव C डबल बॉन्ड O CH3। आई होप यही हमने एल्डोल कंडेंसेशन करके बनाया है। अब यहां मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आप याद रख सके ये कैसे बनता है मेजिडल ऑक्साइड, एल्डोल कंडेंसेशन with simplest ketone। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5।
फिर से देखिए 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, AC7H14 और उसकी क्या वो कर रहा है, ओजोनोलिसिस कर रहा है, बी और सी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसने बोला है कि बी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, येलो पीपीटी बन रहा है। आप जानते हो येलो पीपीटी किसका बनता है, CHI3 का बनता है, ये आ रहा है। सिल्वर मिरर दे रहा है, तो बिल्कुल सिल्वर मिरर टेस्ट आपका यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, अच्छी बात है। फिर बोला है कि सी आपका आइडोफॉर्म नहीं देता है, इसने लिखा है नो येलो प्रेसिपिटेट, बट उसको जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली रिडक्शन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जो भी आपका बना होगा एल्डिहाइड कीटोन उसे रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल में बदलेगा। और एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl, ये लूकास रिएजेंट होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl वाला, ये लूकास टेस्ट के लिए हम यूज भी करते हैं। आपको पता ही होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसमें लूकास टेस्ट आपको बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है, या हीट करते हो तब देखने को मिलता है, राइट। 3 डिग्री में आपको बहुत जल्दी आप लूकास टेस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। 2 डिग्री में टेक्स टाइम, जैसे बोला जाता है कि 4-5 मिनट के आसपास 2 डिग्री में लगता है टाइम टर्बिडिटी आने में लूकास टेस्ट में। और 1 डिग्री में या तो हीट करने पे आता है या इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लेता है। और 3 डिग्री में इंस्टेंटली आ जाता है क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन ऑब्वियसली बहुत स्टेबल बनता है, तो फटाफट से वो टेस्ट दे देता है, वहां पे टर्बिडिटी आ जाती है, राइट। ये लूकास टेस्ट होता है, आई होप लूकास टेस्ट सबको पता होगा। विदिन 5 मिनट्स उसने लिखा है, तो यहां से हम जज कर सकते हैं एल्कोहल आपका 2 डिग्री होना चाहिए। 5 मिनट की बात कर रहा है तो 4 से 5 मिनट जैसे मैंने बोला, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल यहां से हम जज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी लग सकता था 3 डिग्री भी, क्योंकि विदिन 5 मिनट्स लिखा है, तो अब T लेस देन 1 मिनट या जिसमें बहुत जल्दी आता है वो 3 डिग्री में भी आ जाता है, वो भी 5 मिनट के अंदर ही आता है टाइम, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन ऑप्शंस को एनालाइज करिए। अब इसमें देखिए येलो पीपीटी दे रहा है, तो इसका मतलब ये चीज तो उसमें जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए ये चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। और Ag2O दिया है, तो इसका मतलब आपका CHO ग्रुप की प्रेजेंस होनी चाहिए, राइट। मतलब इस पे भी हम फोकस करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। और ये 2 डिग्री अल्कोहल हमने जज करा है। एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करना चालू करते हैं। देखिए अगर हम इसको ओजोनलिसिस करें, ठीक है, तो ओजोनलिसिस करें तो अगर अब हमारे पास बी और सी तो पता नहीं, अब ये बी है या ये सी है या ये सी है और ये बी है, तो हम एक एक करके चेक करना चालू करते हैं। अगर हम इसे बी बोल दें थोड़ी देर के लिए, राइट, इसको तो पहले एक बार इसको बी बोल देते हैं, एक बार सी बोल लेते हैं, जिनमें ये दोनों चीजों के लिए जहां पे सेट हो रहा होगा फिर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगले वाले पार्ट पे ध्यान देंगे। तो पहले हम इसे बी बोलते हैं। अगर हम इसे बोले हैं बी, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 बनेगा, देखिए ये टूट जाएगा। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ। सिल्वर मिरर देगा? नहीं, तो इसका मतलब ये बी नहीं हो सकता, बी तो गया। अब सी देख लो इसे, क्या ये सी हो सकता है? तो लेट्स चेक फॉर सी। अगर ये सी होगा तो ये बी हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप इसे सी बोल रहे हैं, इसे बी बोल रहे हैं, तो इसके लिए चेक कर लो, ये बी के लिए देख लेते हैं। तो यहां से अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और यहां पर आपका डबल बॉन्ड O और ये रहा H। अब हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, भाई हमें दोनों कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करने हैं। तो अब अगर ये सी और ये बी है, तो अब ये देखिए क्या ये येलो पीपीटी देगा? बिल्कुल नहीं देगा, उसके लिए हमारा ये होना जरूरी है। तो और ये दे देगा, अच्छी बात है। एक पार्ट दे रहा है एक नहीं, तो उसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। समझ गए मैंने कैसे किया? एक बार उधर वाले को बी मान के करा, एक बार इधर वाले को, क्योंकि जब वो उधर वाला बी होगा तो ये सी होगा, और जब इधर वाला बी होगा तो वो सी होगा। तो हमने बी के लिए दोनों के लिए चेक कर लिया, गया। ए नहीं हो सकता, तो ए तो आंसर नहीं है। बी में आते, बी को अगर हम तोड़े तो बी को तोड़ने के बाद अगर आप एक बार फिर से इसे बी मानते हैं, एक बार हम इसे बी मानेंगे, एक बार इसे बी मानेंगे, ठीक है। तो पहले हमने इसे बी माना, तो ये रहा डबल बॉन्ड O आया, ये रहा H और ये रहा CH3। अगर हम इसे बी मानते हैं तो क्या ये येलो पीपीटी देगा? हाँ देगा। टेस्ट देगा? देगा। अब देखिए बी इसमें सेट हो गया, राइट। तो अब सी वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। जब बी सेट हो गया तो इसका मतलब अगला वाला सी होना चाहिए, इसको चेक करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये और यहां पे रहा H। अब उसने कहा है नो येलो पीपीटी, तो येलो पीपीटी भी नहीं देगा। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो रिड्यूस होके अल्कोहल में बदल जाएगा, OH और H आ जाएगा। लेकिन ये जो अल्कोहल बनेगा ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल हमें पता है या तो हीट करने पे देता है या इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो हटाइए इसे भी। सी पे आते हैं। फिर देखिए अब इसको अगर हम बी माने, देखिए ये वाला अभी हमने करा था,
ये वाला पार्ट हमने करा है, तो बी के लिए तो ये सेट हो गया था, येलो पीपीटी भी आ जाएगा, अभी डिस्कस करा इसी चीज को, और सिल्वर मिरर टेस्ट भी हो जाएगा। अब बचा ये सी, अब इसको सी के लिए चेक कर लेते हैं। नो येलो पीपीटी, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये और ये रहा डबल बॉन्ड ओ। अब इसको चेक करो, नो येलो पीपीटी, बट ये तो येलो पीपीटी दे देगा। इसमें देखिए ये वाली यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है, आइडोफॉर्म के लिए, सॉरी ये वाली यूनिट प्रेजेंट है आइडोफॉर्म के लिए, तो ये तो येलो पीपीटी दे देगा, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर अब डी ही बचा है। डी को भी चेक कर लेते जब इतनी मेहनत करी है, तो इट हैज टू बी डी। इसको तोड़े अगर हम यहां से CH3, अब इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO लिख लेते हैं। और यहां से अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो गया, ये हो गया, और ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसे बी बोले, येलो पीपीटी, हाँ, सिल्वर मिरर, हाँ, देखो दोनों चीजें प्रेजेंट है, अच्छी बात है। आइडोफॉर्म विद NaOH, क्या आइडोफॉर्म देगा, नहीं, यहां पे बगल में CH3 नहीं है, C2H5 है, ये वाली यूनिट नहीं प्रेजेंट है, तो सेट हो रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब हम इसको ट्रीट करेंगे LaH से, तो ये एल्कोहल में बदल जाएगा, और ये देखिए कैसा एल्कोहल बनता है, ये रहा, और ये और ये रहा आपका OH और H, ये देखिए 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल लुकास टेस्ट लगभग इतना ही समय लेता है, 5 मिनट के आसपास, तो इसलिए ये सही ऑप्शन है। सो दी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आप फिर से अटेम्प्ट करें, स्पेशली आपको टाइम बाउंड होकर के ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वहां भी टाइम आपके पास अनलिमिटेड नहीं होगा। देन कोशिश करिए कि यू ट्राई टू फिनिश इट विद इन 40 मिनट्स। इनफैक्ट आप जो भी PYQs कर रहे हैं, आप केम के लिए आई एम सजेस्टिंग आप उसको 40 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें। फिर द नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इफ यू आर लूजिंग मार्क्स समवेयर, यू नीड टू एनालाइज व्हाट आर योर मिस्टेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी, आप सुधार नहीं कर पाओगे। तो पहले तो एनालिसिस करो, क्यों हो रहा है, क्या है रीजन। अगर आपको लग रहा है स्पीड आप बहुत ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में एरर्स कर रहे हो, तो अपनी स्पीड को क्या करिए, थोड़ा कम करिए, मार्क्स बढ़ाइए, क्योंकि आपका एग्रीगेट काउंट होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो चीज हम मिल सकती है वही हम छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो उसको तो लेने की कोशिश करें, फिर हम स्पीड पे बाद में फोकस करेंगे। तो पहले स्कोरिंग, फिर धीमे धीमे स्कोरिंग जब ठीक आ रही है, देन यू कैन मूव ऑन टू व्हाट, स्पीड। स्पीड आप कम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि टाइम आपका जो है वो कम होता चला जाए। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लीज गो थ्रू देम। कुछ कुछ बातें मैंने ऐड भी करी हैं इसमें, उनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दिस। थैंक यू।